नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएमजे एकेडमी में। मैं ब्रिज मोहन आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि एंशिएंट हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का यह वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा। साथियों, इस वीडियो सीरीज के प्रति अपना फीडबैक जरूर कमेंट करें। पिछले 3 वीडियोस में हमने मौर्य काल से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा। आज के इस वीडियो में हम मौर्योत्तर काल के शासकों से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, अब बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। यह कथन गलत है। महर्षि पाणिनि नंद वंश के शासक महापद्मनंद के दरबार में रहते थे। इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि रहते थे, जिन्होंने अष्टाध्यायी पट्टिका महाभाष्य की रचना की थी। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है। यह भी गलत है। अमर सिंह गुप्त काल से संबंधित है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। यह कथन सही है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबार में रहते थे। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इनमें से कौन सही है? केवल 3। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता था? मौर्य काल में सार्थवाह व्यापारियों के समूह को कहा जाता था। व्यापारी वर्ग वैश्य वर्ण के थे, तो इसका उत्तर वैश्य होगा। शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, जिन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश के साम्राज्य को ब्राह्मण साम्राज्य का पहला वंश कहा जाता है। पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था और इनके पूर्वज मूलतः उज्जैन से थे। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी कहाँ? सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान, जो कि आंध्र प्रदेश में है, स्थित थी, जो कि वर्तमान अमरावती का क्षेत्र है, इसलिए इसका उत्तर अमरावती होगा। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? यह एक विधिवेत्ता थे। राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्फा लेख से। कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा लेख से यह जानकारी मिलती है कि नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था और वहां से जैन धर्म की जिनसन की मूर्ति को मगध ले आया था। इसके अलावा महापद्मनंद ने कलिंग में सिंचाई के लिए एक नहर भी खुदवाया था। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान का बामियान किस लिए प्रसिद्ध था? यह महात्मा बुद्ध की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुषाण शासक फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। यह कथन सही है। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। दोनों कथन सही है और कारण कथन की व्याख्या करता है। कुषाणों की नौसेना अच्छी थी, इसलिए वो सागर के माध्यम से भी व्यापार कर पाते थे। इसका उत्तर ए हो जाएगा। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? जैन धर्म के प्रति झुकाव था कलिंग नरेश खारवेल का। कलिंग नरेश खारवेल ने जैन धर्म को अपनाया था। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है किसका? गांधार कला शैली भारतीय कला और यूनानी कला का सम्मिश्रण है। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? यह सेम प्रश्न है। इसका उत्तर भी कलिंग नरेश खारवेल होगा। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? सबसे पहले इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानी आए, उसके बाद फिर आए शक शासक, जिसे कि सीथियन भी कहा जाता है। शक के बाद आए पहलव, जिन्हें कि पार्थियन भी कहा जाता था, और पहलव के बाद आए फिर कुषाण शासक। हिंदी यूनानी और फिर शक और फिर कुषाण। कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? कलिंग नरेश खारवेल चेदी वंश से संबंधित थे। चेदी वंश को महामेघवाहन वंश भी कहा जाता था। कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन था, इसलिए इसे महामेघवाहन वंश भी कहा जाता था। चेदी वंश के सबसे प्रतापी शासक खारवेल ही था। हाथी गुम्फा अभिलेख से कलिंग नरेश खारवेल की काफी जानकारी मिलती है। कलिंग नरेश खारवेल ने दक्षिण के 3 राजाओं चोल, चेर तथा पांड्य को पराजित किया था और इसने मगध पर भी आक्रमण किया और जिनसन की मूर्ति को वापस जीत लाया था। खारवेल ने सिंचाई के लिए कई नहरें खुदवाई थी
और उड़ीसा का भुवनेश्वर मंदिर का निर्माण भी खारवेल ने ही करवाया था। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार शैली। भारतीय कला और यूनानी कला का सम्मिश्रण से ही गांधार कला का निर्माण हुआ है। बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां गांधार कला का ही उदाहरण है। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन था? चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश और पल्लव वंश ये सब दक्षिण भारत के संगम काल के वंश हैं, जो कि गुप्त काल तथा गुप्तोत्तर काल के समकालीन थे। परंतु सातवाहन वंश ईसा पूर्व के काल का राजवंश था, जो कि गुप्तों से बहुत पहले का राजवंश था, इसलिए इसका उत्तर सातवाहन होगा। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण शब्द प्रयुक्त हुआ है? यह शब्द प्रयोग किया गया है आंध्र सातवाहन वंश के शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? आंध्र सातवाहन राजाओं का विस्तृत वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। इसके अलावा और कई अभिलेख भी हैं जिससे आंध्र सातवाहनों के प्रशासन की जानकारी मिलती है, जिसमें से एक प्रमुख है रानी नैनिका द्वारा निर्मित नाना घाट अभिलेख। इसमें सातवाहन शासकों के द्वारा भूमि दान की प्रथा का प्रमाण मिलता है, जिससे कि सामंती व्यवस्था का जन्म हुआ। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए थे कुषाण शासकों ने, जबकि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के भी कुषाणों ने ही जारी करवाए थे। तो दोनों ही प्रश्न में कुषाण ही उत्तर होगा। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासक और सर्वाधिक मात्रा में तांबे के सिक्के कुषाण शासक। और अगर पूछा जाए कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए, तब उत्तर होगा इंडो ग्रीक हिंद यूनानियों ने। निम्नलिखित में से किस हिंद यूनानी शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? शीशे का सिक्का सर्वाधिक मात्रा में सातवाहन शासकों ने जारी किया था, परंतु यहाँ पे हिंद यूनानी शासक के बारे में पूछा जा रहा है कि किस हिंद यूनानी शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्ट्रैटो द्वितीय। सांचा का प्रयोग करके सिक्का निर्माण की विधि हिंद यूनानियों की ही देन है। हिंद यूनानी शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक मिनांडर था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था, यह था डेरियस प्रथम। ईरानी शासक डेरियस प्रथम ने लगभग 516 ईसा पूर्व में भारत के पश्चिमोत्तर भाग कांधार से लेकर सिंधु तक के क्षेत्र को जीत लिया था। ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष के कितने महीनों के नाम रोम के सम्राटों के नाम पर रखे गए हैं? इसका उत्तर है 2। प्रमुख रूप से वर्ष के 2 महीनों जुलाई और अगस्त के नाम रोम के सम्राटों के नाम पर रखे गए हैं। जुलाई नाम जूलियस सीजर के नाम पर और अगस्त ऑगस्टस के नाम पर रखा गया है। द्वितीय सदी ईसा पूर्व में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? कागज बनाने की कला सर्वप्रथम चीनियों ने विकसित की। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। इसका उत्तर होगा कुषाणों के समय। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में वासुमित्र की अध्यक्षता तथा अश्वघोष की उपाध्यक्षता में किया गया। इस चतुर्थ संगति में ही बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान 2 शाखाओं में हो गया, जिसके पश्चात महायान शाखा के अनुयायी गौतम बुद्ध को भगवान का अवतार मानने लगे, जिसके कारण उनकी मूर्ति पूजा की जाने लगी। गौतम बुद्ध की सभी मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में ही किया गया है। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? कनिष्क के समकालीन थे नागार्जुन, अश्वघोष और वासुमित्र। चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता वासुमित्र ने की थी और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। नागार्जुन कनिष्क के ही दरबार में रहते थे। इन्होंने शून्यवाद सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है और इनकी तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है और इन्हें ही बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चीन भेजा गया था। अगला प्रश्न है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया? सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्यपाल पुष्यगुप्त से करवाया था, जिसका जीर्णोद्धार बाद में शक राजा रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। रुद्रदामन प्रथम शक या सीथियन वंश का सबसे प्रतापी राजा था। यह संस्कृत का बहुत बड़ा जानकार था। रुद्रदामन प्रथम ने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में
सबसे लंबा अभिलेख, जिसे कि गिरनार अभिलेख कहा जाता है, उसे जारी किया। इससे पहले के जितने भी अभिलेख थे वो सब प्राकृत भाषा थे। संस्कृत भाषा का सबसे पहला अभिलेख रुद्रदामन प्रथम ने ही जारी किया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट किया करें। इसके आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियोस में देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।